हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम लोग इसमें व्याकरण का अंश पढ़ने वाले हैं। इस दूसरे वीडियो में यानी सप्ताह 2 के वीडियो में हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और व्याकरण में क्या पाठ हम लोगों ने पढ़ा है आप लोग को पता भी है। सभी विद्यार्थी आभासी कक्षा में मौजूद थे। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था। तो आप लोग को बता दें कि संज्ञा पाठ में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं यानी संज्ञा की परिभाषा समझेंगे। उसको समझने के उपरांत संज्ञा के भेद यानी जो संज्ञा के भेद हैं उनमें से किसी 2 भेदों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। हाँ, तो आपके सामने देखिए वाक्य है, बंदर खा रहा है। बंदर खा रहा है। दूसरा वाक्य, बगीचा बहुत बड़ा है। बगीचा बहुत बड़ा है। तो ध्यान से वाक्यों को सुने और समझे। हाँ, इसके बाद है, ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल क्या है? बहुत सुंदर है। इसके बाद है, क्रोध मनुष्य को ले डूबता है। क्रोध मनुष्य को ले डूबता है। तो यहाँ पर ये 4 वाक्य हैं और आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में बंदर क्या कर रहा है? खा रहा है। बगीचा कैसा है? बड़ा है। ताजमहल कैसा है? सुंदर है। और मनुष्य को कौन ले डूबता है? क्रोध। तो यहाँ पर जीव का नाम, तो यहाँ पर जो नाम है अलग अलग तरीके के नाम हैं और इन नामों के बारे में ही हमें इस वीडियो में समझना है कि इन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं। तो जो नाम है, नाम को व्याकरण में क्या कहा जाता है, आज हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले स्लाइड की ओर बढ़ें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बंदर है, एक जीव है जिसे बंदर कह रहे हैं। और बगीचा क्या है? एक जगह का नाम है। ताजमहल क्या है? एक इमारत का नाम है। किसका नाम है? एक इमारत का नाम है। इसके बाद क्रोध। क्रोध क्या है? यह मन का भाव है। क्रोध मन का भाव है। और मनुष्य कौन है? व्यक्ति, यानी यहाँ पर व्यक्ति के लिए मनुष्य, यानी सभी मनुष्यों के लिए, यानी सभी व्यक्ति जितने भी संसार में मनुष्य हैं उनके लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो उनके लिए एक नाम का प्रयोग किया गया है, मनुष्य। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवों का नाम, जगह का नाम, इमारत का नाम, भाव का नाम, व्यक्ति का नाम, ये सभी नाम है और नाम को ही व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा की परिभाषा। तो लीजिए, संज्ञा की परिभाषा आपके सामने है। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। यानी जितने भी नाम होते हैं वस्तु के, जीव के, मनुष्य के, सभी नाम, जितने भी नाम हैं वे सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। परंतु संज्ञा के कितने भेद हैं, अब हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। संज्ञा के कुल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर से दोहराती हूँ, शब्दों के उच्चारण पर भी ध्यान दें आप लोग। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और फिर से बता दूं कि इसकी वर्तनी को आप ध्यान से देखें। हर बार वर्तनी की भूल के कारण आप लोगों के अंक काटे जाते हैं। तो आप लोग प्रथम से ही अगर इस पर ध्यान देंगे तो आगे आपकी असुविधा नहीं होगी। उच्चारण सही करेंगे, कान से सही सुनेंगे तो आप लिखेंगे भी सही। जातिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो चले आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक चित्र है, आप विचार कीजिए किस चीज़ का चित्र है। ये एक दूसरा चित्र है। ये दोनों चित्र जो है, इसमें जो दिखाया जा रहा है उससे आप परिचित है, यानी एक फूल और एक नदी। इससे मैंने वाक्य यहाँ पर रखा है ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूँ, बता सकूँ। फूल बहुत सुंदर है और नदी बहुत चौड़ी है। तो यहाँ पर देखिए तरह तरह के फूल है। एक फूल है क्या, परंतु यहाँ पर अलग तरह के फूल है, अलग अलग फूल है, लेकिन सबके लिए फूल का ही प्रयोग किया गया है, कोई दूसरा नाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक नदी है। तो यहाँ पर नदी बोलने से आप बता सकेंगे कौन सी नदी है। यहाँ पर बहुत सारे फूल है, परंतु उनके लिए एक सब फूल, लेकिन यहाँ पर एक नदी है और आप ये नदी देखकर बता सकेंगे कौन सी नदी। तो नदी तो बहुत सारी हैं भारतवर्ष में, भारतवर्ष के कोने कोने में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, परंतु यदि मैं नदी कहूँ तो सारी नदियों का रूप आपके सामने आ जाएगा ना। हाँ, अब चले आगे। अब आप देखिए यहाँ पर फिर एक चित्र है। ये किसका है आप पहचानते हैं, और यह जो दूसरा चित्र है इसे भी पहचानते हैं। मैंने इसको समझाने के लिए कुछ वाक्यों का सहारा लिया है। हाथी भाग रहा है और घोड़ा शांत खड़ा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हाथी कहाँ का है। विश्व के अलग अलग देशों में हाथी का अलग अलग जो है नाम से उनको अलग अलग तरीके के हाथी हैं, परंतु यहाँ पर अगर मैं हाथी बोलती हूँ तो वो कोई भी हाथी हो सकता है। ये सभी हाथियों के लिए हाथी सब प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह से ये जो घोड़ा है, ये सभी घोड़ा, अगर घोड़ा बोला जाए तो ये कौन सा घोड़ा, हर तरह का घोड़ा आ सकता है इसमें। ये रेस का घोड़ा है। हाँ, घोड़े के लिए, यानी यहाँ पर ये पूरी घोड़ा जाति के लिए यहाँ पर घोड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सक रहे हैं कि हम लोगों ने अभी 4 चित्र देखे और 4 चित्र में 4 वाक्यों में 4 शब्द जो हैं वह पूरी जाति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, यानी फूल, नदी, हाथी और घोड़ा। घोड़ा कहूँगी तो सारे घोड़े उसमें आ जाएंगे, एक निश्चित घोड़ा नहीं आएगा। यदि हाथी कहूँ तो सारे हाथी आ जाएंगे। यदि मैं नदी कहूँ तो सारे नदी उसमें आ जाएंगी, नदियाँ आ जाएंगी। और फूल, सारे फूल के लिए मैंने एक फूल शब्द का प्रयोग किया है। तो इससे क्या समझ, आप देख रहे हैं फूल, घोड़ा, हाथी और नदी, ये सभी अपने अपने, सभी फूलों के लिए फूल, सभी घोड़ा के लिए घोड़ा, सभी हाथियों के लिए हाथी और सभी नदियों के लिए नदी शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी नदी कहने से कोई एक निश्चित नदी नहीं है। तो इससे क्या समझाना चाहिए कि जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी क्या हमने घोड़ा कहा तो इसे पूरा घोड़े जाति के बारे में, घोड़े जाति के लिए घोड़ा शब्द का प्रयोग होता है। पूरे हाथियों के लिए हाथी शब्द का प्रयोग हो रहा है। पूरे नदियों के लिए नदी शब्द का प्रयोग हो रहा है। किसी निश्चित के लिए निश्चित हाथी, निश्चित नदी, निश्चित घोड़े के लिए नहीं प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल के लिए सिर्फ हम फूल का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हो गया क्या, यह हो गया जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे अपने वर्ग व समूह के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझने में असुविधा हो तो आप अपनी अध्यापिका जी से पूछ सकते हैं। चलिए कि अब मैं आगे जो समझाना चाह रही हूँ, यह देखिए किसका चित्र है, आप लोग पहचानते होंगे। और ये तो आप बखूबी पहचान गए होंगे। देखिए वाक्य है, हिमालय बहुत ऊंचा है और कोलकाता बहुत बड़ा है। कोलकाता बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर पर्वत, अगर मैं बोलूँगी पर्वत बहुत ऊंचा है तो सभी पर्वत आते, लेकिन मैं कह रही हूँ हिमालय बहुत ऊंचा है, तो यह सिर्फ हिमालय पर्वत, हिमालय शब्द सिर्फ एक पर्वत यानी विशिष्ट पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है।
और यहाँ पर ये शहर है, परंतु ये कौन सा शहर? कोलकाता। कोलकाता यानी एक विशिष्ट शहर जो भारतवर्ष का एक शहर है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे चलिए कुछ और उदाहरण यहाँ देख सक रहे हैं। ये नदी है, परंतु इस नदी को आप पहचान सक रहे हैं, यह बनारस के किनारे बसी नदी गंगा है। और ये क्या है? सब पहचानते हैं। तो वाक्य देखते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है और ताजमहल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या कि एक निश्चित नदी, निश्चित स्मारक और निश्चित क्या शहर और निश्चित पर्वत के लिए एक एक नाम प्रयुक्त हुए हैं। और इन विशिष्ट नामों को क्या कहा जाए? इन विशिष्ट नामों को, कौन से विशिष्ट नाम? हिमालय, कोलकाता, गंगा, ताजमहल। आप समझ रहे हैं? इन विशिष्ट नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए परिभाषा देखें। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर अगर एक नदी का नाम अगर गंगा है तो वह व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन यदि नदी कहा जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। उसी तरह से अगर पर्वत कहूँ तो पर्वत हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि सभी पर्वत के लिए पर्वत शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु हिमालय कहती हूँ तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चले, तो ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। यहाँ पर आपने कितना सीखा, कितना जाना, यह आप खुद में भी प्रयास करें तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम अभी कुछ अभ्यास आपके सामने रखेंगे जिससे कि आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, यानी आप देख पाएंगे आपने कितना जाना और सीखा। तो चलिए एक बार आप और हम प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, हाँ, कि किस तरह से आपने कितना जाना और सीखा है। यहाँ पर देखिए शब्द है कुछ, दिए गए शब्दों के भेद बताए। अभी आपको शब्दों को बताया गया ना। निश्चित अगर कोई शब्द है तो वह व्यक्तिवाचक, हाँ, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में, और यदि किसी वर्ग के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो वह हो जाएगा जातिवाचक। तो अब आप यहाँ पर सोच लीजिए, विचार कर लीजिए अच्छी तरह से सोचने विचारने के बाद देखिए कि इसमें से कौन सा जातिवाचक है और कौन सा व्यक्तिवाचक है। आपने सोच लिया होगा। चलिए अब आपको मैं बता दूं इसका उत्तर क्या होने वाला है। यमुना किसका नाम है? यमुना एक नदी का नाम है। भारतवर्ष की एक बहुत प्रसिद्ध नदी है यमुना। ये इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दे, वर्तनी की ओर ध्यान दे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बिल्ली क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी, हाँ, महात्मा गांधी, आप समझ सक रहे हैं। चलिए उत्तर मिला लीजिए, मैं अभी उत्तर बताती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद क्या है? दिल्ली, हाँ, अब आप इसको भी देखिए, बताइए क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप बच्चों ने सही उत्तर सोचे होंगे, और अगर किसी ने जो उत्तर सोचा है वह गलत हुआ है तो निराश ना होइए, क्योंकि गलती करते ही हम सही उत्तर बताना सीख जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्दों को चुनें और भेद बताएं। वाक्य से, हाँ, यहाँ पर देखिए, हमारा भारत महान है। हमारा भारत महान है। अब आप बताइए, तो संज्ञा शब्द को आपको चुनना है और उसका भेद बताना है। सोचिए, विचार कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर अवश्य बताने वाली हूँ।
आपने सोच लिया है? चलिए मैं अब आपको उत्तर बताती हूँ। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत एक देश का नाम है और वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आपने यही उत्तर सोचा होगा। चलिए अगले अगले आगे बढ़ते हैं हम और दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्दों को चुने और भेद बताए। वही प्रश्न है। वाक्य है रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि हैं। आप देख सक रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि हैं। इसमें क्या होना चाहिए उत्तर? आपको सोच विचार करना है, पहले शब्द चुनना है, फिर शब्द किस भेद में जा रहा है, व्यक्तिवाचक में कि जातिवाचक में। आपने सोच लिया होगा? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब मैं जो उत्तर बता रही हूँ आपको, आप उससे अपने उत्तर को मिला लीजिए। अगर सही आते हैं तो बहुत अच्छी बात, शाबाश, ये शाबाशी की बात है, शाबाशी देने की बात है आपको। चले मैं उत्तर बताती हूँ आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर व्यक्तिवाचक संज्ञा। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं, प्रसिद्ध कवि हैं भारतवर्ष के। हाँ, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक निश्चित व्यक्ति का नाम है। अब और भी कुछ है इसमें? हाँ, और हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। चले अब अगले स्लाइड की ओर। दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्दों को चुनें और भेद बताएं। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश क्या है? अच्छा लड़का है। आपको उत्तर सोचना है, ध्यान से सोचिए। वैसे तो आप सीख गए हैं, उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी सीख गए हैं संज्ञा शब्दों के बारे में कि कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा जातिवाचक है। तो सोच विचार जारी रखें। सबने सोच लिया है उत्तर? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने उत्तर सोच लिया है। अब मैं आपको उत्तर बताने ही वाली हूँ। आप देख लीजिए, रमेश लड़के का नाम क्या है? रमेश। लड़के का नाम क्या है? रमेश। तो रमेश एक निश्चित लड़के का नाम है, एक लड़के का निश्चित नाम है रमेश, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का कहने से यहाँ पर क्या आता है? सभी वर्ग, आज सभी वर्ग के लड़के यानी सभी जितने भी लड़के हैं उनके लिए यहाँ पर लड़का शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आप समझ गए हैं, सीख गए हैं। चले आगे बढ़ें। यहीं पर हमारा वीडियो अब समाप्त हुआ और आज का। और अभी हम लोग अधिगम प्रतिफल के बारे में पढ़ने वाले हैं, लर्निंग आउटकम। विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए, अर्थात आज के जो वीडियो विद्यार्थियों ने देखा उसमें वह निम्नलिखित बातों को सीख पाए। पहला, विद्यार्थी संज्ञा के भेदों के मध्य के अंतर को जानने में सक्षम हुए हैं, यानी व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है, इसके अंतर को समझ पाए हैं। संज्ञा से जुड़े अभ्यास को हल करने में, यानी अगर आप लोगों के सामने, मेरे विद्यार्थियों के सामने अगर इस तरह का अभ्यास दिया जाएगा तो वे आसानी से अभ्यास कार्य को हल कर लेंगे। इसके बाद अपने जीवन से जुड़े विभिन्न शब्दों से संज्ञा की अवधारणा को जोड़ पाने में, यानी यदि आप लोगों के सामने कभी अगर कोई शब्द है आसपास के, जैसे पर्दा है, कुर्सी है, कोई भी शब्द जो घर के आसपास में आपके सामने, बिस्तर है और कलम है, हाँ गिलास है, ऐसे ऐसे शब्द जो आसपास के जीवन से जुड़े हुए आपके, आप उनको संज्ञा से जोड़कर कौन सा व्यक्तिवाचक है कौन सा जातिवाचक है, आसानी से आप इसको चुन सकते हैं। तो आप इस तरह का एक प्रयास भी कर सकते हैं घर में कि आप इन सब घर के घरेलू चीज़ों के को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के मध्य आप भेद या इस संज्ञा के भेद को समझ सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़ें। विद्यार्थी संज्ञा और उसके भेदों को जानने में, संज्ञा के सभी भेदों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हुए। तो आपको अब मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इन दोनों भेदों का अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है। संज्ञा का अपने रोजमर्रा के जीवन में समुचित प्रयोग करने में भी सक्षम है, यानी जब भी अब विद्यार्थियों को जब भी मौका लगेगा तो वे किसी भी शब्द से
संज्ञा शब्दों को चुन सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरे इस छोटे से प्रयास से सफलता मिली होगी और मेरे इस छोटे से प्रयास से आप संज्ञा को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर कोई कुछ जानना हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप ऑनलाइन कक्षा यानी आभासी कक्षा के दौरान अपनी अध्यापिका जी से ज़रूर। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें और स्वास्थ्य संबंधी अर्थात स्वास्थ्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें और अपना ख्याल स्वयं रखें। अलविदा। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।